आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी इतिश्री। आज खाना नहीं बनेगा क्या? कब से बन गया है? फिर परोसने का मुहूर्त कब है? जब आप कहें। मतलब कहना पड़ेगा तभी खाना मिलेगा। रमा ने कोई जवाब नहीं दिया और वह रसोई में चली गई। जवाब देती तो पतिदेव और कोई नुक्ता निकालते। सीधी बात करना तो इस आदमी ने सीखा ही नहीं है। जब भी मुंह खोला है उल्टी सीधी बात ही निकली है। खाने की बात को ही ले लें। अगर अपने से खाने के लिए कहेगी तो ठीक है। क्या तुम कहोगी तभी खाना पड़ेगा? तुम्हें तो बस काम निपटाने की पड़ी रहती है, चाहे सामने वाले को भूख हो या ना हो। इसीलिए आजकल वह बुलाती नहीं है। जब कहते हैं तभी परोसती है। थाली लगाकर उसने आवाज दी, आ जाइए। पतिदेव आकर बैठ गए। आते ही पूछा, तुम्हारी थाली कहाँ है? मैं बेटू के साथ खा लूंगी। वे हजरतपुरे शहर की खाक छानकर आधी रात को लौटेंगे। तब तक भूखी बैठी रहोगी? मुझे आदत है। अच्छा। आपकी माँ आपके लिए आधी आधी रात तक खाना लिए बैठी रहती थी। आप दोनों से पहले मेरे खाने का सवाल ही नहीं उठता था, चाहे गोद में बच्चा हो या पेट में। मुझे तो रुकना ही पड़ता था। मेरी माँ को मरे कई बरस हो गए हैं, उसे क्यों कोस रही हो? कोस नहीं रही, आपको याद भर दिला रही हूं कि बेटा भूखा हो तो माँ के गले से ग्रास नहीं उतरता। दरअसल वह कहना चाहती थी कि रात रात भर रमी खेलने वाले बेटे के लिए भी माँ भूखी बैठी रहती है, तो मेरा बेटा तो फिर भी कुछ कर रहा है। पर उसने यह कहा नहीं। अच्छा खासा महाभारत हो जाता। इतने दिनों तक इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे। आज उसका रिजल्ट था। उसका मन उधर ही लगा हुआ था। 2-3 बार पतिदेव ने टोका भी, ध्यान किधर है तुम्हारा? कब से दाल मांग रहा हूं। उसके कान मोबाइल पर लगे हुए थे। घंटी बजते ही वह दौड़ पड़ी। फोन मुकुल का ही था। मम्मा बधाई हो, आपके बेटे को बेस्ट एक्टर का प्राइज मिला है। सच? खुशी से उसकी आंखें छलक आई। हाँ, और हमारा नाटक सेकेंड आया है। बेटा, कोई दुकान खुली मिले तो पाव भर मिठाई लेते आना, ठाकुर जी का भोग लगा दूंगी। ठीक है मम्मा। आवाज कैसी आ रही है? तुम्हारे पिताजी खाने पर बैठे हैं, थाली पीट रहे हैं। माँ जाओ, उन्हें अटेंड करो, नहीं तो हंगामा मचा देंगे। रसोई में आते ही उसने कहा, थाली क्यों बजा रहे थे? तुम बीच में कहाँ गायब हो गई थी? सब कुछ सामने तो रखा था। तुम कौन सा पहाड़ खोदने गई थी? फोन लेने गई थी। ऐसा किस लाट साहब का फोन था कि तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि मैं थाली पर बैठा हूं? बेटू का फोन था। और फिर उसने हर्ष विह्वल होकर कहा, आज ड्रामा कंपटीशन का रिजल्ट था ना, आपके बेटे को बेस्ट एक्टर का प्राइज मिला है। तुम तो ऐसे हुलस रही हो जैसे तुम्हारा बेटा दिलीप कुमार बन गया हो। आज की तारीख में तो वह मेरे लिए दिलीप कुमार ही है। और फिर अनुनय भरे स्वर में बोली, देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आज वह घर लौटे तो उससे रोज की तरह बहसबाजी मत कीजिएगा। उसकी सारी खुशियों पर पानी फिर जाएगा। यह आपका हुक्म है जो मानना पड़ेगा? नहीं, यह मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है। तुम माँ बेटे को मेरा बोलना इतना बुरा लगता है? आपका बोल ही इतना कड़वा है तो बुरा तो लगेगा ही। और हम दोनों को ही नहीं, आपकी लाडली को भी आपका बोलना बुरा लगता है। अच्छा। अभी 2 दिन पहले ही उसका फोन आया था। कह रही थी कि पापा से कहो कि जो कुछ कहना हो मुझसे कहा करें, नवीन से बात ना करें प्लीज। कह रही थी पापा तो कह सुनकर अलग हो जाते हैं, उसका ताप मुझे झेलना पड़ता है। अगले 4-5 दिन तक घर का वातावरण कसैला हो जाता है। आपने नवीन को फोन किया था? हाँ किया था। किसी से डरता हूं क्या? फोन क्यों किया था? उसका बाप गांव की जमीन बेचकर आया है, तो पूछ रहा था कि तुम्हारे हिस्से कुछ आया कि तुम्हारा कलकत्ते वाला भाई सब बटोर कर ले गया। आपको यह सब पूछने की क्या जरूरत थी? यह उनका घरेलू मामला है। उस घर में मेरी बेटी ब्याही है। लेकिन आपकी ये बात आपकी बेटी के खिलाफ ही जाती है ना? घर वाले तो यही समझते हैं कि उसने यह सब पुछवाया होगा। कह रही थी इतनी सी बात के कारण घर में भारी कलह हो गई। देखिए, आपकी अच्छी बुरी बातें हम घर वाले झेल लेते हैं, झेलनी ही पड़ती है। लेकिन दामाद आपकी बात क्यों सुनेगा?
उसने पलटकर कुछ जवाब दे दिया तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें क्या लगता है वह नालायक चुप रह गया होगा? जानती हो उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा, मेरे पिता अभी जीवित हैं, बंटवारे की नौबत नहीं आई है, पर आप घर का सौदा करते समय बेटी को याद रखिएगा, उसका हिस्सा मत डकार जाना। उस नालायक को कैसे पता कि मैं घर बेच रहा हूं? आप घर बेच रहे हैं? पतिदेव एकदम चौंके। अनजाने अनचाहे उनके मुंह से सच निकल गया। अपने को संभालते हुए बोले, बिल्डर को दे रहा हूं। इस पुराने घर की साज संभाल अब मेरे बस की नहीं है। बिल्डर इसे नई शक्ल सूरत दे देगा, अपने लिए एक फ्लैट भी देगा। और तब तक के लिए भी वह हमारे रहने की व्यवस्था करेगा। बात हो गई है। और वे उठ गए। रमा दोनों हाथों में सिर दिए बैठी रही। घर बेचने की बात पर रमा को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ था। पति की पिछली कारगुजारियों को देखकर तो लगता था यह अब तक तो हो जाना था। उसे कोई मोह नहीं था। वह बस यही चाहती थी कि बेटे की नौकरी लगने तक सिर पर छत बनी रहे। उसके बाद वह ना घर का मुंह देखेगी ना घर वाले का। बिल्डर वाली बात पर भी उसे खास भरोसा नहीं था। यह आदमी किसी भी दिन उसे सड़क पर खड़ा कर देगा, वह जानती है। बहुत पुरानी एक बात याद आ गई। शहर के बाहर उन लोगों का आम का बगीचा था। अक्सर परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सखियों के साथ वहां पिकनिक मनाती थी। आम के मौसम में इतने आम आते थे कि अचार मुरब्बे से बरनियां भर जाती थी। ढेर आम टोकरों में भर भर कर मोहल्ले में रिश्तेदारों में बंटते थे। एक बार पूरा सीजन निकल गया, घर पर एक आम नहीं आया। उस समय उसकी सास जीवित थी। वे ताव खाकर एक दिन ठेकेदार के घर पहुंच गई और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। उसने पांव पकड़ लिए, बोला, मां जी, मैं नौकर आदमी हूं, मालिक की आज्ञा बिना किसी को आम कैसे दे सकता हूं? घर पर देने के लिए भी मालिक की आज्ञा चाहिए? ठेकेदार समझ गया, बोला, आपको शायद पता नहीं है, भैया ने बाग बेच दिया है। नए मालिक ने मुझे रख लिया, यही मेहरबानी है। मांझी तो सन्न रह गई। ठेकेदार ने टोकरी भर आम थैले में भरकर उन्हें देने चाहे तो वहीं पटक कर चली आई। घर आकर बेटे को आड़े हाथों लिया तो उन्होंने अत्यंत निर्लिप्त भाव से कह दिया, बाबूजी की 13वीं का कर्ज चुकाना था, इसीलिए बेच दिया। तुम्हारे बाबूजी को गुजरे तो 3 बरस हो गए। हाँ, तो इन 3 वर्षों में सूद मूल से भी ज्यादा हो गया था। क्या करता? बेटे की इस साफ गोई पर मांझी चकित रह गई। फिर बोली, देखो, एक बात आज ध्यान से सुन लो। मेरी 13वीं पर तुम कोई कर्ज नहीं उठाओगे, समझे? जब मेरी अस्थियां सिराने जाओ तो वहीं 2-4 ब्राह्मण जिमा देना, समझे? इतना कहकर भी वे आश्वस्त नहीं हुई। एक दिन पोटली भर नोट रमा को थमाते हुए बोली, संभाल कर रखना, उसे हवा भी मत लगने देना। ये इतने सारे रुपए काहे के लिए? मेरी अंत्येष्टि के लिए, मेरी लकड़ी के लिए चंदा करके मुझे बेइज्जत मत करना। मुकुल की बहू के लिए चेन रखी थी, उसे बेचकर ये पैसे लाई हूं। मांझी ने बेटे को अच्छे से परख लिया था। जिस दिन उनकी अंतिम यात्रा निकलने को थी, घर बाहर लोगों की भीड़ जुट गई थी। ऐसे में पति ने उसे कमरे में बुलाया। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? आपके पास मां की अंत्येष्टि के लिए भी पैसे नहीं हैं? अरे, ये सब एकदम हो गया। ठीक ही तो हुआ। बीमार पड़ती तो क्या आप इलाज करा पाते? फिर पैसे देते हुए कहा, मुझे पता था यह सब, इसलिए भैया लोगों से कहा था पैसे लेते आना। अब आप समय से उनका कर्जा चुका देना, बस। पतिदेव ने हमेशा की तरह सिर हिला दिया और बाहर चले गए। मां नहीं रही तो कोई अंकुश नहीं रहा। उन्होंने अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठना ही छोड़ दिया। कहा कि पीठ में दर्द रहता है, दुकान पर एक लड़का रख दिया है। जब 4 महीने तक दुकान से एक पैसा नहीं आया तो रमा ने पूछा, बोला, किराए से उठा दी है। उस पेशगी वाली रकम का क्या हुआ यह उसने चाहकर भी नहीं पूछा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा अनुत्तरित रहते आए हैं। एक दिन मुकुल उस ओर गया था। लौटकर उसने बताया कि दुकान का तो कायापलट हो गया है। वह पहचानी नहीं जाती। कॉस्मेटिक्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ग्रीटिंग कार्ड्स, महंगे खिलौने, गिफ्ट आइटम, पता नहीं क्या क्या है उसमें।
उस बाजार में अलग ही नजर आ रही है। मुकुल ने बताया कि दुकान की सिर्फ शक्ल सूरत ही नहीं बदली है, बोर्ड भी बदल गया है। उस पर नया नाम है। उसने पति से जवाब तलब करना चाहा, तो उन्होंने सपाट स्वर में कहा, पैसे की जरूरत थी, बेच दी। बताना तो था। हर बात तुम्हें बताना जरूरी है। बताता तो तुम क्या कर लेती? यह तो सच था। वह क्या कर लेती? बस वह चिंता में डूब गई। यही सिलसिला रहा तो गृहस्थी कैसी चलेगी? उसकी छोटी सी नौकरी है, उससे दोनों वक्त का चूल्हा तो जल जाएगा, पर गृहस्थी में और भी तो खर्चे होते हैं। उनका क्या? अपनी उधेड़बुन में वह इतनी व्यस्त रही कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि बच्चे इस बोझिल वातावरण से ऊब चले हैं। वे अपने स्नेह का, सुख का आलंबन कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। जिस दिन मीनल ने घर से भागकर शादी की, उस दिन उसे होश आया। मीनल के पापा ने बड़ा हंगामा किया। मुकुल ने बड़े शांत स्वर में उनसे कहा, आप उसके लिए कौन सा आईएएस लाने वाले थे जो इतना शोर मचा रहे हैं? उसकी कॉलेज की फीस तक तो आपसे भरी नहीं गई। कब से बेचारी को घर में बिठा रखा था। ऐसे में कोई भी भटक सकता है। वह तो अच्छा है कि लड़का परिचित है, पढ़ा लिखा है और कमाऊ है। हमें भी लगा कि बेटी ने ठीक ही किया। बाप के भरोसे बैठी रहती तो जिंदगी भर कुंवारी रह जाती। और जिस बेटी को फूटी कौड़ी भी नहीं दी, उसके यहाँ जमीन जायदाद का हिसाब मांगने पहुंच गए। बेशर्मी की हद होती है। उन्हें पक्का विश्वास हो गया है कि माँ और भाई की शाह पाकर ही बेटी ने यह कदम उठाया है। तब से मुकुल उनकी आंखों में कांटा बन गया है। उससे वे हर बार फीस के लिए तरसाने लगे थे। हार कर रमा ने अपने भैया से गुहार की कि दाल रोटी का जुगाड़ तो मैं कर लूंगी, आप लोग मेरी राखी भाई दूज मानकर उसकी फीस का इंतजाम कर दें। राखी भाई दूज और फीस में कोई तारतम्य नहीं था, पर उसके भाइयों ने उसकी बात का मान रखा। बेटे ने भी आश्वस्त किया है कि मामा लोगों की पाई पाई चुका देगा। मुकुल को मौसा जी ने अपना पुराना स्कूटर दे दिया है। दुनिया भर के लड़के चमचमाती बाइक पर घूमते हैं। मुकुल अपनी खटारा स्कूटर खदेड़ता रहता है, पर उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती। भगवान ऐसा समझदार बेटा सबको दे। बेटे की याद आते ही उसने घड़ी की ओर देखा। 11 बजने को थे। उसने सोचा वह आता ही होगा। कटोरी में राइन नोन लेकर वह खिड़की पर जा बैठी। गली में उसके स्कूटर की आवाज सुनते ही उसने दरवाजा खोल दिया। मुकुल स्कूटर से उतरा, गेट खोलकर भीतर आया। स्कूटर पार्क कर उसने गेट बंद किया, फिर माँ से बोला, माँ, गेट का ताला देना। 1 मिनट वहीं खड़े रहो, रमा ने कहा और दोनों हाथों में राइनोन लेकर उसकी नजर उतारने लगी। उसने हाथ ऊपर की ओर घुमाए ही थे कि पीछे से किसी ने उन हाथों को झटका दिया। पूरा राइनोन आंगन में बिखर गया। ये क्या किया आपने? वह चीखी और रो पड़ी। वह कौन सी जंग जीत कर आया है जो उसकी आरती उतार रही हो? मुकुल भीतर आया। अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए उसने कसैले स्वर में कहा, वाह, इससे अच्छे स्वागत की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। स्वागत किस लिए जनाब? आवारा गर्दी करके लौटे हो इसीलिए? कहाँ थे अब तक? उन्होंने कड़कदार आवाज में सवाल दागा। पापा, रोज रोज एक ही प्रश्न पूछते हुए आप बोर नहीं होते? लेकिन मैं उत्तर देते देते ऊब गया हूं। कुछ नया सोचिए ना। अच्छा, तो यह बताओ, कॉलेज पढ़ने जाते हो या नाटक करने? यह प्रश्न पूछने का अधिकार सिर्फ उन्हें है जो मेरी फीस भरते हैं, मुकुल ने सपाट स्वर में कहा। बदतमीज! आवेश में उनका हाथ उठ गया, पर दूसरे ही क्षण वह जवान बेटे की बलिष्ठ मुट्ठी में कैद था। वह कसमसा गए। लगा कि और कुछ पल यह मुट्ठी ऐसी ही कसी रही तो उसकी कलाई चटक जाएगी। जैसे ही बेटे ने हाथ छोड़ा, वे फुफकार उठे, निकल जा मेरे घर से, अभी इसी वक्त। यह घर मेरे दादा परदादा का है। इसमें रहने का मुझे भी उतना ही हक है जितना आपको। जब आप अपना घर बनाएंगे, उससे बेशक मुझे बेदखल कर सकते हैं। मुझे कानून सिखाएगा तू? मम्मा, आप खाना लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। यह बहस तो चलती रहेगी। वह अपने कमरे में चला गया। रमा रसोई की ओर मुड़ी तो उन्होंने आवाज दी, सुनो। रमा रसोई के दरवाजे पर रुक गई।
आज अगर तुमने उसे खाना दिया तो मेरा मरा मुंह देखोगी। रमा ने गर्दन को एक और झटका दिया और रसोई में जाकर खाना गर्म करने लगी। वे रसोई के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरा मरा मुंह देखोगी जो उसे आज खाना दिया। रमा टेबल पर थाली कटोरी लगाती रही। उन्होंने फिर कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरा मरा। सुन लिया भाई, सब सुन लिया, उसने झल्लाकर कहा। कितनी बार वही वही बात कहेंगे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? पीछे से मुकुल की सख्त आवाज आई। उन्होंने देखा, उसकी आंखें अंगार हो रही थी। वे सहम कर पीछे हट गए। मुकुल के भीतर आते ही उसने कहा, आजा बेटा, सब गर्म कर दिया है, आराम से बैठकर खा ले। मैं बाहर जाकर दरवाजा बंद कर लेती हूँ, नहीं तो शांति से खा नहीं पाएगा। बाद में मैं आकर समेट लूंगी। तुम खा चुकी माँ? हाँ बेटा, मुझे लगा तुम लेट हो जाओगे, इसीलिए खा लिया। अब तुम आराम से बैठकर खाओ। कहते हुए वह बाहर निकल आई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। बाहर वे जले भुने बैठे थे। मैंने तुमसे कुछ कहा था। मैंने भी आपसे कुछ कहा था, यही कि आज आप उससे बहसबाजी मत करना, नहीं तो उसकी सारी खुशी पर पानी फिर जाएगा। पर आपने मेरी बात नहीं मानी, रोज की तरह हंगामा कर दिया। जब आप मेरी बात नहीं मान सकते तो मुझसे क्यों अपेक्षा करते हैं? मेरी तुम्हारी बात में कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? मैंने कहा था मेरा मरा मुंह देखोगी अगर उसे खाना दिया तो। मतलब तुम्हें मेरे मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता? वह चुप रही। यह मत भूलो कि मेरी वजह से तुम सुहागिन बनकर इठला रही हो। वह भरी बैठी थी, एकदम फूट पड़ी। ऐसे निकम्मे सुहाग का मैं क्या करूं? इससे तो मैं अभागिन ही भली। कहते हुए उसने अपना मंगलसूत्र उतारकर उनकी ओर उछाल दिया। लीजिए, इसे भी बेच खाइए, कुछ दिन का खर्चा पानी चल जाएगा। वे सन्न रह गए। यह वही मंगलसूत्र था जो कभी टूटकर बिखर जाता था तो वे सारे काम छोड़कर उसे पिरोने बैठ जाती थी। सूने गले से वह पानी भी नहीं पीती थी। वही मंगलसूत्र रमा ने आज ऐसे उतारकर फेंक दिया था जैसे वह कोई चीज हो। उनके स्वामित्व का अहंकार पल भर में शेष हो गया था। उनका पति होने का एहसास किसी रद्दी कागज के टुकड़े की तरह उनके पैरों में लौट रहा था। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोतागण, आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।